Hey everyone, this is me Summi Jha and welcome back to my YouTube channel Why Learning Classes. Guys, आज हम करने वाले हैं रोमांटिक पीरियड के ऊपर वीडियो, यानी कि आज हम इसको समझेंगे अच्छे तरीके से। और इससे पहले हमने काफ़ी सारी वीडियोस हमने पीरियड पे कर लिया, लाइक एलिजाबेथन पीरियड और पोइट्रीज वगैरह भी कर ली हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है वीडियो तो आप जल्दी से जाकर उसे वॉच करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगी। साथ में इसके नोट्स जो हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो अबाउट सेशन में आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। और साथ में इंस्टाग्राम पर भी आप जुड़ सकते हैं किसी भी क्वारी के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो हमारा टॉपिक है रोमांटिक पीरियड। रोमांटिक पीरियड होता क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो नोट बना है वो पढ़ते हैं। रोमांटिक पीरियड इज अ टर्म अप्लाइड टू द लिटरेचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली द फर्स्ट थर्ड ऑफ द 19th century, full stop. During this period, literature began to move in channels that were not entirely new, but were in strong contrast to the standard literary practice of the 18th century. तो अब इसका मतलब समझेंगे। सबसे पहले जो पीरियड होता है उसको हम हिंदी में बोलते हैं अवधि। सो रोमांटिक अवधि 19, मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 19, ठीक है, 19th। तो आपने हम इसको 19th ही पढ़ रहे हैं, 19th सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब होता है शताब्दी। तो रोमांटिक अवधि 19th शताब्दी के लगभग पहले तीसरे के साहित्य पर लागू एक शब्द है। इस समय के दौरान साहित्य उन चैनलों में आगे बढ़ने लगा जो पूरी तरह से नए नहीं थे, लेकिन 18वीं यानी कि 18th शताब्दी यानी कि सेंचुरी के मानक साहित्य अभ्यास के विपरीत थे, यानी कि अपोजिट थे। तो अब चलते हैं इसके नीचे वाले पैराग्राफ में। हाउ द वर्ड रोमांटिक केम टू द अप्लाइड टू दिस पीरियड इज समथिंग ऑफ अ पजल। ओरिजिनली द वर्ड वाज अप्लाइड टू द Latin or Roman dialects used in the Roman provinces, especially France, and to the stories written in these dialects. Full stop. Romantic is a derivative of romance, which was borrowed from the French Romantic in the 16th century. Full stop. At first it meant only like the old romances, but gradually it began to carry a certain taint. Full stop. Romantic, accordingly to L.P. Smith in his words and Adams, connect false and factitious beings and feeling without real existence in fact or in human nature. It also suggested old castles, mountains and forest, pastorals, plain, waste and solitary place, and a love for wild nature, for mountain and moors. अब अगर हम इसका मतलब समझे तो इस अवधि के लिए रोमांटिक शब्द कैसे लागू किया गया, यह एक पहेली है। मूल रूप से यह शब्द रोमन प्रांतों, विशेष रूप से फ्रांस में प्रयुक्त लैटिन या रोमन बोलियों और इन बोलियों में लिखी गई कहानियों के लिए लागू किया गया था। रोमांटिक यानी कि रोमांटिक का एक व्युत्पन्न है जिसे 16वीं शताब्दी में फ्रांसीसी रोमानेज से उधार लिया गया था। पहले इसका मतलब केवल पुराने रोमांस की तरह था, लेकिन धीरे धीरे इसमें एक निश्चित कलंक लगने लगा। रोमांटिक L.P. स्मिथ के अनुसार उनके शब्दों और मुहावरों में झूठे और काल्पनिक प्राणियों और भावनाओं, वास्तव में या मानव स्वभाव में वास्तविक अस्तित्व के बिना का अर्थ है। इन्हें पुराने महल, पहाड़ और जंगल, देहाती मैदान, बंजर और एकांत स्थान और जंगली प्रकृति के लिए प्यार, पहाड़ों और मूरों के लिए प्यार का भी सुझाव दिया। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। अब यहां बोला गया है द वर्ड पास फ्रॉम इंग्लैंड टू फ्रांस एंड जर्मनी लेट इन द 17th century and become a critical term for certain poets who scorned and rejected the models of the past. They prided themselves on their freedom from 18th century poetic codes in Germany. Especially the word was used in strong opposition to the term classical. अब अगर हम इसका हिंदी समझे तो जो इसका मतलब है वो क्या बोल रहा है कि 17वीं यानी कि 17th century के उत्तरार्ध में यह शब्द इंग्लैंड से फ्रांस और जर्मनी में पारित हुआ और कुछ ऐसे कवियों के लिए एक महत्वपूर्ण शब्द बन गया जिन्होंने अतीत के मॉडलों का तिरस्कार किया। यानी तिरस्कार का मतलब होता है कि उसके अपोजिशन में रहे और उन्हें खारिज कर दिया। उन्होंने 18वीं शताब्दी के काव्य संहिताओं से अपनी स्वतंत्रता पर गर्व किया। जर्मनी में विशेष रूप से
इस शब्द का प्रयोग शास्त्रीय शब्द के प्रबल विरोध में किया गया था। नेक्स्ट वन, द ग्रुपिंग टुगेदर ऑफ द सो कॉल्ड लेक पोएट वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज एंड साउथी विद स्कॉट, बायरन, किड्स एंड शेले एज द रोमांटिक पोएट। यहाँ पे रोमांटिक पोएट्स के नाम लिए हैं। अगर आपने रोमांटिक वाला एक हमने पोइट्री किया था, अगर आपने वो पोइट्रीज पढ़ी हैं, अगर आपने उसका नोट्स लिखा है और अगर आपने मेरी वो वाली वीडियोस देखी हैं तो उसमें आपको ये वर्ड्सवर्थ का, कॉलरिज का नाम जो है वो बहुत ज़्यादा सुनने को मिला होगा। इज लेट विक्टोरियन apparently as late as the middle 1880s, full stop, and it should be noted that these poets did not recognize themselves as romantic, although they were familiar with the word and recognized that their practice different from that of the 18th century. So अब यहाँ पे बोला जा रहा है स्कॉट, बायरन, किड्स और शैली के साथ तथा कथित लेख कवियों यानी कि वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और साउथी को रोमांटिक कवियों के रूप में समूहबद्ध करना देर से विक्टोरियन है, जाहिरा तौर पर 1880 के दशक के मध्य तक। और यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इन कवियों ने खुद को रोमांटिक के रूप में नहीं पहचाना, हालांकि वे इस शब्द से परिचित थे और मानते थे कि उनका अभ्यास 18वीं शताब्दी से अलग है, यानी कि 18th सेंचुरी से उनका जो भी प्रैक्टिस था वो डिफरेंट था। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, द reaction of the standard literary practice and critical norms of the 18th century occurred in many areas and in varying degrees. Full stop. Reason no longer held the high place it had held in the 18th century. Its place was taken by imagination, emotion and individual sensibility. The eccentric and the singular took the place of the accepted conventions of the age. To stop, a concentration on the individual and the minute replaced the 18th century insistence of the universal and the general. Individualism replaced objective subject matter. Probably at no other time has the writer used himself as the subject of the literary work to such an extent as during the romantic periods. Writers tended to regard themselves as the most interested subject for literary creation. Interest in urban life was replaced by an interest in nature, particularly in untamed nature and in solitude. Full stop. Classical literature quietly lost the esteem which poet like Pope had given it. Full stop. The romantic poet like Pope had given it. The romantic poet कौन है? Pope. The romantic writer turned back to their own native tradition. The medieval and the Renaissance period were, इससे पहले हमने रेनेसांस पीरियड किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उसे भी जाके विजिट करें। वर ransacked for new subject matter and for literary genre had fallen into disuse. Full stop. The standard 18th century heroic couplet was replaced by a variety of forms such as the ballad, the metrical romance, the sonnet, ottava, nina, blank verse and Spensier and stanza, all of which were forms that had been neglected since Renaissance time. The romantic writers responded strongly to the impact of new forces, particularly the French Revolution and its promise of literary equality. आगे पढ़ते हैं, देन इसको हम इकट्ठे मतलब समझेंगे। And fraternity, full stop. The humanitarianism that had been developing during the 18th century was taken up enthusiastically by the romantic writer Wordsworth, the great champion of the spiritual and moral value of physical nature. Try to show their natural dignity, goodness and the worth of the common man. अब यहाँ पे बोला गया है कि 18वीं शताब्दी के मानक साहित्यिक अभ्यास और महत्वपूर्ण मानदंडों की प्रतिक्रिया कई क्षेत्रों में और अलग अलग डिग्री में हुई। ठीक है, इसी के साथ कारण अब वह उच्च स्थान नहीं रखता था जो उसने 18वीं शताब्दी में धारण किया था। उसका स्थान कल्पना, भावना और व्यक्तिगत संवेदनशीलता ने ले लिया। सनकी और एक वचन के ने युग के स्वीकृत सम्मेलनों का स्थान ले लिया। व्यक्ति और मिनट पर एक एकाग्रता के सार्वभौमिक और सामान्य पर 18वीं शताब्दी के आग्रह को बदल दिया। व्यक्तिवाद ने वस्तुनिष्ठ विषय वस्तु का स्थान ले लिया। शायद किसी अन्य समय में लेखक ने खुद को अपने साहित्यिक कार्यों के विषय के रूप में इस हद तक इस्तेमाल नहीं किया है जितना कि रोमांटिक काल के दौरान
लेखकों ने खुद को साहित्यिक सृजन के लिए सबसे दिलचस्प विषय माना। शहरी जीवन में रुचि और प्रकृति में रुचि से बदल दिया गया था, विशेष रूप से जंगली प्रकृति और एकांत में। शास्त्रीय साहित्य ने जल्दी ही वह सम्मान खो दिया जो पोप जैसे कवियों ने उसे दिया था। रोमांटिक लेखक अपनी मूल परंपराओं की ओर मुड़ गए। मध्यकालीन और पूर्ण जागरण काल को एक नए विषय वस्तु और साहित्य विधाओं के लिए नष्ट कर दिया गया था जो अनुपयोगी हो गए थे। मानक 18वीं शताब्दी यानी कि 18th सेंचुरी के वीर दोहे, यानी कि वहां पे जो हमने कपलेट्स पढ़ा था उसको बोलते हैं वीर दोहे, को विभिन्न प्रकार के रूपों से बदल दिया गया, जैसे कि गाथा गीत, छंदनी, रोमांस, सोनेट, ओटावा, नीना, रिक्त छंद और स्पेंसरियन छंद। ये सभी ऐसे रूप थे जिन्हें पूर्ण जागरण काल के बाद से उपेक्षित किया गया था। रोमांटिक लेखकों ने कई ताकतों, विशेष रूप से फ्रांसीसी क्रांति और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के अपने वादे के प्रभाव का दृढ़ता से जवाब दिया। मानवतावाद जो 18वीं शताब्दी के दौरान विकसित हो रहा था, रोमांटिक लेखकों द्वारा उत्साहपूर्वक लिया गया था। वर्ड्सवर्थ भौतिक प्रकृति के, आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों के महान समर्थक ने प्राकृतिक गरिमा, अच्छाई और आम आदमी के मूल्य को दिखाने की कोशिश की। इसी के साथ नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यू इंटरेस्ट, न्यू एटीट्यूड्स एंड फ्रेश फॉर्म्स प्रोड्यूस अ बॉडी ऑफ लिटरेचर दैट वाज स्ट्रांगली डिफरेंट फ्रॉम द लिटरेचर ऑफ 18th century, but that is not to say that the 18th century had no influence of romantic movement. Practically all of the seeds of new literary crop had been sown in the preceding century. अब यहाँ लिखा गया है, नई रुचियों, नए दृष्टिकोण और नए रूपों से संयोजित ने साहित्य के एक ऐसे समूह का निर्माण किया जो 18वीं शताब्दी के साहित्य से स्पष्ट रूप से भिन्न था। लेकिन यह कहना नहीं है कि 18वीं शताब्दी का रोमांटिक आंदोलन यानी कि रोमांटिक पीरियड पर कोई प्रभाव नहीं था। व्यवहारिक रूप से नई साहित्यिक फसल के सभी बीज पूर्ववर्ती शताब्दी में बोए जा चुके थे। द रोमांटिक पीरियड इंक्लूड्स द वर्क ऑफ two generations of writer. The first generation was born during the 30 and 20 years preceding 1800. The second generation was born at the last decades of the 1800s. The chief writer of the first generation were Wordsworth, Coleridge, Scott, Southey, Blake, Lamb and Hazlitt, and the essayist Thomas D. Quincy, born in 1785, falls between the two generations. यहाँ पे बोला है कि जो रोमांटिक पीरियड था वो दो जनरेशन में, उनका जो काम था वो दो जनरेशंस के राइटर में बटा हुआ था। जो फर्स्ट जनरेशन था उसका कार्यकाल इतना था 30 से लेकर 20 ईयर्स तक और 1800 के टाइम में वो हुआ था। और ये जो है उसके बाद सेकंड जनरेशन जो आया वो 1800 जैसे ही खत्म हुआ तो सेकंड जनरेशन आ गया। तो जो चीफ राइटर्स थे फर्स्ट जनरेशन के वो हमारे कौन कौन से थे हमको याद रखना है। वर्ड्सवर्थ था, कॉलरिज, स्कॉट, ये जो नाम मैंने लिए ये जो है हमारे चीफ राइटर्स थे फर्स्ट जनरेशन के। और हमारे एसेइस्ट थे। एसेइस्ट मतलब जो एसे के ऊपर ज्यादातर लिखते हैं। राइटर्स अलग हुए, पोएट्स अलग हुए एंड एसेइस्ट अलग हुए, वो हमारे ये थे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे बोला गया है सेकंड जनरेशन के बारे में कि किड्स एंड शैले बिलोंग्स टू द सेकंड जनरेशन अलोंग विद बैरन हु वाज ओल्डर देन दे बाय अ फ्यू इयर्स। ऑल थ्री वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्क ऑफ द राइटर द फर्स्ट जनरेशन एंड ironically the careers of all three were cut short by death so that the writer of the first generation was still on the literary scenes after the writer of the second generation had disappeared। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि किड्स और शैली जो थे वो सेकंड जनरेशन के जो थे वो क्या थे, राइटर्स थे और वो बैरन के साथ वर्क करते थे। फ्यू इयर्स ही उन्होंने बहुत कम टाइम ही काम किया, ठीक है तीनों ने, लेकिन उनकी मृत्यु जल्दी ही होने की वजह से वो ज्यादा फेमस नहीं हो पाए। और फर्स्ट जनरेशन के जो राइटर्स थे वो रोमांटिक पीरियड्स के लिए ज्यादा विख्यात हुए एज कंपेयर टू सेकंड जनरेशन। जबकि सेकंड जनरेशन जो थी वो बाद में आई, फर्स्ट जनरेशन पहले थी, बट ज्यादा कार्य ना करने की वजह से सेकंड जनरेशन जो थी वो दब गई और फर्स्ट जनरेशन के पोएट्स जो हैं, राइटर्स जो हैं, एसेज जो हैं वो ज्यादा उभर गए। द मेजर राइटर्स ऑफ द सेकंड रोमांटिक जनरेशन were periodically poets. They provide little prose outside their letter. Another striking difference between the two generations is that writer of the first generation with the expectation Blake all gained literary reputation during this lifetime of the writer of the second generation. Only Byron enjoyed fame while he was alive, more fame than any of the other romantic writer, with perhaps the expectation of Scott. But Keats and Shelley had relatively few readers while they were alive. It was not until the Victorian era that Keats and Shelley become recognized as the major romantic poets.
हाँ, तो इतना तो पता चल गया आपको कि हम मतलब इनका कार्यकाल कम होने की वजह से जो है वो इनको इतना फेम नहीं मिल पाया, मतलब पीरियड जो है रोमांटिक पीरियड के जो वो हैं राइटर्स है वो ज्यादा विख्यात जो हैं वो फर्स्ट टाइम पीरियड के हुए। लेकिन दूसरी रोमांटिक पीढ़ी के प्रमुख लेखक मुख्य रूप से कवि थे। उन्होंने अपने पत्रों से बाहर बहुत कम गद्य का निर्माण किया। जो पीढ़ियों के बीच एक और उल्लेखनीय अंतर यह है कि पहली पीढ़ी के लेखकों ब्लेक के अपवाद के साथ सभी ने अपने जीवन काल में साहित्य ख्याति प्राप्त की। दूसरी पीढ़ी के लेखकों में से केवल बायरन ने जीवित रहते हुए प्रसिद्धि और आनंद लिया। शायद स्कॉट के अपवाद के साथ किसी भी अन्य रोमांटिक लेखकों की तुलना में अधिक प्रसिद्धि, लेकिन किड्स और शैली के जीवित रहने के दौरान अपेक्षाकृत कम पाठक थे। यह विक्टोरियन युग तक नहीं था कि किड्स और शैली प्रमुख रोमांटिक कवियों के रूप में पहचाने जाने लगे। नाउ नेक्स्ट पेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिज्म। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब हमारा टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। ठीक है, सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कॉन्ट्रास्ट विद न्यू, यानी क्लासिज्म। व्हाइल टॉकिंग अबाउट न्यो क्लासिज्म एरा, न्यो क्लासिज्म एरा के ऊपर भी वीडियो बनी हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको जरूर वॉच करें। द रोमांटिक एरा इज टोटली अपोजिट टू इट। देयर इज अ ग्रेट कॉन्ट्रास्ट बिटवीन न्यो क्लासिज्म एंड रोमांटिज्म। द मेन डिफरेंस बिटवीन न्यो क्लासिज्म एंड रोमांटिज्म इज दैट न्यो क्लासिज्म emphasized an objectivity, order and restraint, whereas romanticism emphasized on imagination and emotion. सबसे पहले रोमांटिज्म को हम हिंदी में छंदवाद कहते हैं और इसकी विशेषताएं जानेंगे। ठीक है, तो न्यो क्लासिज्म युग की बात करें तो रोमांटिक युग इसके बिल्कुल विपरीत है। नवशास्त्रीय और छंदवाद के बीच एक बड़ा अंतर है। नवशास्त्रवाद और रूमानियत के बीच मुख्य अंतर यह है कि नवशास्त्र ने वस्तुनिष्ठा, व्यवस्था और संयम पर जोर दिया, जबकि हमारा जो रोमांटिक है उसने कल्पना और भावना पर जोर दिया है। ठीक है, कल्पनात्मक चीजों पे, भावना जो चीजें होती हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, उसके ऊपर ज्यादा जोर दिया। Now next one is love for freedom. In romantic poetry, the emphasis was laid on liberty and freedom of the individual. Romantic poets were rebel against tyranny and brutality exercised by tyrants and despots over humans, crushed by poverty and shamed by inhuman law. English romanticism was an expression of the desire for freedom from the restrained forces of reason and the assertion of the right of feeling and imagination. Thus freedom is the breath in which the romantic poet breathed freely. अब यहाँ पे है कि स्वतंत्रता के लिए प्यार, यानी कि फ्रीडम चाहिए था वहां पे। तो उस टाइम का जो कैरेक्टरिस्टिक है कि वहां पे स्वतंत्रता के लिए, यानी कि फ्रीडम के लिए जो था वो कितना लव था। रोमांटिक कविता में व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता पर जोर दिया गया था। रोमांटिक कवि गरीबी से कुचले गए और अमान्य कानूनों द्वारा तोड़े हुए अत्याचारियों और अत्याचारियों द्वारा अत्याचार और क्रूरता के खिलाफ विद्रोही थे। अंग्रेजी रोमानित्यवाद, यानी कि अंग्रेजी रोमांटिज्म कारण की विरोधात्मक शक्तियों से मुक्ति की इच्छा और भावना और कल्पना के अधिकारों के दावे की अभिव्यक्ति थी। इस प्रकार स्वतंत्रता वह सांस है जिसमें, यानी कि वो ब्रेथ है जिसमें रोमांटिक कवियों ने स्वतंत्र रूप से सांस लिया, यानी कि वहां पे उनको फ्रीडम बहुत मिला। कौन से पीरियड में? रोमांटिक पीरियड के कवियों को, राइटर्स को। नाउ नेक्स्ट वन इज सुपर नेचुरलिज्म। सुपर नेचुरलिज्म इज अनदर आउटस्टैंडिंग क्वालिटी ऑफ रोमन पोएट्री, रोमांटिक पोएट्री. Poets like Coleridge and Scott gave a sense of wonder and mystery to poetry. It was this supernaturalism that gave the atmosphere of wonder and mystery to the romantic poetry. Most of the romantic poets use supernatural element in their poetry. Samuel Taylor Coleridge is the leading romantic poet in this regard, and Kubla Khan is full of supernatural elements. अब सुपरनेचुरलिज्म को हम हिंदी में कहते हैं अलौकिकता। अलौकिकता रोमांटिक कविता का एक और उत्कृष्ट गुण है। कॉलरिज और स्कॉट जैसे कवि ने कविता को आश्चर्य और रहस्य का बोध कराया। यह अलौकिकता ही थी जिसने रोमांटिक कविता को आश्चर्य और रहस्य का वातावरण दिया। अधिकांश रोमानी कवियों ने अपने काव्य में
अलौकिक तत्वों का प्रयोग किया। उसके बाद जो कॉलेरिज इस संबंध में प्रमुख रोमांटिक कवि हैं और कुबला खान अलौकिक तत्व से भरे हुए हैं। ठीक है, अब है सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी इज अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द रोमांटिक पोएट्स। जो हमारा सब्जेक्टिविटी है वो अनदर फीचर है, यानी कि विशेषता है रोमांटिक पोएट्स की। सब्जेक्टिव पोएट्री इज अ काइंड ऑफ पोएट्री, ये भी एक तरह की पोएट्री है जिसमें विच द पोएट गोज इनटू हिमसेल्फ एंड फाइंड हिज इंस्पिरेशन, जिसमें पोएट्स जो है वो अपने अंदर जाते हैं और अपने इंस्पिरेशंस को फाइंड करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने विचारों से, अपने फीलिंग्स से, थॉट से। मोस्ट ऑफ द रोमांटिक पोएट्स आर सब्जेक्ट ऑन दिस सेंस। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, किड्स और टू द नाइट girl is basically based on the personal matter. Subjectivity began to have its full play in the poetry of this age, as W.J. Long point out. The romantic movement was the expression, जो हमारा रोमांटिक आंदोलन है वो एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें हमारा इंडिविजुअल जीनियस rather than the established rule, जिसमें काफी सारे हमारे जीनियस एस्टेब्लिश ने रूल किया। ठीक है ना। फिफ्थ मतलब हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वैरायटी ऑफ मूड। इन रोमांटिक पोएट्री वी कम अक्रॉस एन एंडलेस वैरायटी। The poetry of this age is varied as the character and mood of different writers. A note remark of W.J. Long said that works of the best romantics, there is endless variety to read them is like passing through a new village, meeting a score of different human types and finding in each one something to love or to remember. अब उसको हम हिंदी में देखेंगे कि लिखा क्या है कि विभिन्न प्रकार के मूड रोमांटिक काव्य में हम एक अंतहीन विविधता में आते हैं। इस युग के कविता उतनी ही विविध है जितनी कि विभिन्न लेखकों के चरित्र और मनोदशा। W.J. लॉन्ग की एक विख्यात टिप्पणी में कहा गया कि सर्वश्रेष्ठ रोमांटिकवादियों के कार्यों में अंतहीन विविधता है। उन्हें पढ़ा एक नए गांव से गुजरने जैसा है, यानी कि उनको पढ़ना जो एक नए गांव से गुजरने जैसा है। विभिन्न प्रकार के मानकों से मिलना और मतलब विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलना और हर एक से प्यार करना, याद रखना, ये सब खोजना पड़ता है। तो मूड जो है वो वैरायटीज की तरह चेंज होते हैं। तो एक विलेज में जब हम घुसते हैं तो हमको डिफरेंट तरह के लोग मिलते हैं, डिफरेंट तरह के कैरेक्टर्स मिलते हैं। उसी तरीके से हमारे रोमांटिक पीरियड में भी है। नाउ सिंप्लिसिटी इन स्टाइल ऑफ रोमांटिक पोएट इज वेराइड बट द स्ट्रेस वाज लेड ऑन सिंप्लिसिटी, यानी कि उनका जो जीवन है बहुत साधारण तरीके से बीतता था वो जो पोएट्स थे। इवन इंस्टेड ऑफ एन आर्टिफिशियल मोड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ क्लासिकल पोएट वी हैव अ नेचुरल डिक्शन एंड स्पॉन्टेनियस वे ऑफ expressing thoughts in romantic poetry. Romantic poets believe in the simplicity in their life. तो वो अपने जीवन में जो है वो सिंप्लिसिटी पे ज्यादा बिलीव रखते थे। They follow the simplicity in their works. वो अपने काम में भी साधारणता ज्यादा फॉलो करते थे। They not follow the artificial mode of expression. कोई उनको आर्टिफिशियल चीज नहीं चाहिए होती थी, वो सिंप्लिसिटी में अपनी लाइफ जो है वो जीना ज्यादा पसंद करते थे। Now our seventh point, emotion and इमेजिनेशन। ये सब लास्ट पॉइंट, इसके बाद जो हमारे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हो जाएंगे और शायद वीडियो भी खत्म हो जाएगी। सो इन रोमांटिक पोएट्री रीजन एंड इंटेलेक्ट वर सबड्यूड एंड देयर प्लेस वाज टेकन बाय इमेजिनेशन, इमोशन एंड पैशन। इन द पोएट्री ऑफ ऑल द रोमांटिक पोएट वी फाइंड हाइटन्ड इमोशनल sensibilities and imaginative flights of genius bordering on heavenly height uncrossed by the poets of the previous age. इमोशन का मतलब हमारा होता है भावना और इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना। सो रोमांटिक काव्य में कारण और बुद्धि को वश में कर लिया गया और उनकी जगह कल्पनाओं ने और भावनाओं की और जुनून ने ले ली। ठीक है, सभी रोमांटिक कवियों की कविताओं में हम पिछले युग के कवियों द्वारा अप्रकाशित स्वर्गीय ऊंचाइयों पर बढ़ी हुई भावनात्मक संवेदनाओं और प्रतिभाओं की कल्पनाशील उड़ाने पाते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो ये लास्ट कैरेक्टरिस्टिक था वो खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो बुरी लगी, वीडियो में कोई कमी है या वीडियो आउटस्टैंडिंग है, जो भी है प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और आपने जितने भी टॉपिक्स मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे बताते जाते हैं, धीरे धीरे करके वो सभी टॉपिक्स जो है वो मैं वीडियोज लाती जाती हूँ। ये भी जो है वो किसी स्टूडेंट की फरमाइश ही थी तभी आया था। वैसे टॉपिक्स तो आती ही जाएंगी, लेकिन अगर आप सब अपना टॉपिक बताते
बनाते हो तो मुझे पता चलता है कि कौन सा आपको जल्दी जरूरत है, कौन सा मैं आराम से बनाऊं, क्योंकि सीक्वेंस में बनेगा। वैसे तो टॉपिक का एक सीक्वेंस हमने बनाया है, कौन सा टॉपिक पहले आएगा, कौन सा टॉपिक बाद में, लेकिन अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम जो है वो हमारा सोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जहां से आप मिल सकते हैं, वहां से हम, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।